आज हम लोग एक ऐसे लॉ के बारे में बात करने वाले हैं जो गैसेस का गेम बदल देने वाला है। जी हां, उस लॉ का नाम है एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, कभी सोचा है दो अलग अलग गैसेस को हम लोग एक साथ रखते हैं, एक का नाम हाइड्रोजन है और एक का नाम आपका ऑक्सीजन है, और दोनों का टेम्परेचर सेम हो और प्रेशर सेम हो, तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे? अगर आपको लगता है कि इसका आंसर इजी है तो रुक जाओ, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ ना पूरा ट्विस्ट लेके आता है, और वो ट्विस्ट क्या है हम लोग इस लॉ में पढ़ेंगे। तो एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आने वाला हूं ना जो आपको भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा माइंड में जैसे ही आप क्वेश्चन सुनोगे, और आप जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करोगे कि हाँ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे भूल होगी, और उसका सही आंसर भी मैं एंड में बताऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मेरा इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एवोगैड्रो लॉ के बारे में। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि एवोगैड्रो लॉ क्या है, गैस का एक लॉ है, राइट। और ये क्या स्टेट कर रहा है, देखो लिखा है कि स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम of gases contain equal number of molecules at the same temperature and pressure. Equal volume of gases, ठीक है, equal volume of gases contains equal number of molecules at the same temperature and pressure. यानी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर को रख दो कांस्टेंट, ठीक है, और दो अलग अलग गैस लेके आओ, दोनों गैस का वॉल्यूम सेम है। अगर दोनों गैस का वॉल्यूम सेम है और कंडीशन आपका क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों भी कांस्टेंट है, तो आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ना दोनों गैस के, वो बराबर हो जाने वाले हैं, और यही ये लॉ बताता है। ठीक है, तो जैसा स्टार्टिंग मैंने बोला, दो गैस मान लो, एक आपका हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, मान लीजिए एक कंटेनर है यहाँ पे, और इसमें आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और एक यहाँ पे कंटेनर है, इसमें मान लीजिए आपका ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और दोनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है ना वो 1 लीटर है, ठीक है, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम मान लीजिए 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर है, ठीक है, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम मेरा क्या है, 1 लीटर है। यानी दोनों कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों कंटेनर में गैसेस क्या हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। अब दोनों कंटेनर का टेम्परेचर भी सेम है, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर भी सेम है, और दोनों कंटेनर में जो प्रेशर भी है ना वो भी सेम है। यानी जब ये कंडीशन आप लगाते हो ना, तो इसमें अगर मान लो अगर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मान लीजिए कि इसमें 4 होते हैं ना, तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 4 होंगे। इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 4 होंगे। क्या कंडीशन है भाई? कंडीशन ये है कि सेम टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए, और वॉल्यूम जो गैसेस का है ना, डिफरेंट गैसेस का, वो भी आपका सेम होना चाहिए। ये हमारा एवोगैड्रो लॉ बताता है। ठीक है, क्लियर? अब इसके एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, राइट। तो जैसे ही बोला गया है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। अगर मान लीजिए मैं इसका वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूं, मैं मान लीजिए हाइड्रोजन वाला जो गैस का कंटेनर था, इसका कंटेनर का साइज को इंक्रीज करूंगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स भी तो इंक्रीज होने लगेंगे, सेम अगर आप ऑक्सीजन वाले को डिक्रीज करने लगोगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होने लगेंगे। यानी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था चार्ल्स लॉ में कि बलून के अंदर जैसे हम लोग गैस भरते हैं यानी हवा भरते हैं, तो बलून का क्या होता है, साइज इंक्रीज होने लगता है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। यानी जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उस बलून के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो भी इंक्रीज होने लगेंगे। और वो कैसे इंक्रीज होंगे, डायरेक्टली इंक्रीज होंगे अकॉर्डिंग टू दी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस, जितना उसके अंदर गैस जा रहा है उतना ही आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी यहां पे V जो है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस है, और N जो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यानी V प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू Kn। K क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी V अपॉन N इक्वल्स टू K, यानी कांस्टेंट का वैल्यू हो गया V अपॉन N, यानी
वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट हो गया। यानी हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, सपोज मान लीजिए अगर मेरा ये केस आ रहा है, अगर मेरा ये केस आ रहा है, राइज हो रहा है, तो हम लोग चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या देखे थे, अगर ऐसे केसेस ये इक्वल्स टू कांस्टेंट होते हैं, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं ना दोस्तों कि V1 एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम मान लीजिए V1 है, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स मान लीजिए N1 है, वो आपका बराबर होगा एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V2 है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है आपका क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, राइट, ये इक्वल्स टू K हो जाएगा, राइट। तो ये जो फॉर्मूला मेरे को मिल रहा है ना, ये जो वैल्यू मिल रहा है, इससे हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। V1 आपका क्या है, पहला गैस का वॉल्यूम, N1 क्या है आपका पहला गैस का मॉलिक्यूल, V2 आपका दूसरा गैस का वॉल्यूम, और N2 क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेकंड गैस। क्लियर हो गया, बहुत ही सरल सा है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, क्लास 9 में भी है, 10 में भी है, 11 में भी है, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर आप जेई और वेब जी में चाहते हो, एडवांस में जाते हो, तो उसमें से भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको स्किप नहीं करने का है, एंड तक रहने का है, कि एंड में एक ऐसा क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, आपकी दिमाग घूम जाएगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यानी आपका V1 अपॉन N1, ठीक है, V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V1 है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके बाद इसके अंदर में मान लीजिए N1 थे, ठीक है। अगर मान ये हम समझ लो कि ऐसा होता है, इसको और एक अलग तरीके से समझा रहे हैं। मान लीजिए कंटेनर था, ठीक है, ये कंटेनर था और इसमें आपका नाइट्रोजन था, ठीक है, इसमें आपका नाइट्रोजन था, और टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम मान लीजिए 1 लीटर है, यहाँ पे वॉल्यूम 1 लीटर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो टेम्परेचर था आपका T1 था और प्रेशर आपका था क्या, P1 था, राइट, तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, वॉल्यूम आपका V1 हो जाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। सेम अगर मैं और एक कंटेनर लेता हूं, तो उसका टेम्परेचर मैं क्या पकड़ूंगा, T2 P2 अपॉन में आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो सेम चीज है ना, क्योंकि हम लोग लास्ट हर वीडियो में ये चीज मैं बताते आया हूं कि अगर मान लीजिए A इक्वल्स टू B होता है, इक्वल्स टू C होता है, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ना, A इक्वल्स टू C लिख सकते हैं ना ये चीज। या मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर हो गया इक्वल्स टू, मान लीजिए कि ये 10 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A इक्वल्स टू 10 लिख ही सकते हैं ना, B इक्वल्स टू 10 भी हो सकता है, C इक्वल्स टू 10 हो सकता है, राइट। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, अगर V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू K हो रहा है, ये इक्वल्स टू K हो रहा है, और V2 अपॉन N2 भी इक्वल्स टू K हो रहा है, यानी हम लिख सकते हैं V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। क्लियर, चलो बढ़िया है। अब हम लोग बात करने वाले इसके एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक में 2 एप्लीकेशंस है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो माइंड मत करना, क्या यहाँ पे जो लिखा है मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो, एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ, एप्लीकेशंस, ठीक है, कहाँ पे ये यूज होते हैं, क्या ये बताते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, मोलर कॉन्सेप्ट क्लास 9, ठीक है, इवन 10 में भी है। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल, राइट। मैं आप लोगों को टास्क देता हूं, एवोगैड्रो लॉ जो है उसमें एक एवोगैड्रो नंबर भी है, राइट, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ना मेरे को वो नंबर बताना कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, ठीक है, और वो नंबर क्या है। तो मेरे को वो चीज चाहिए, ठीक है, यानी वो जो नंबर है वो इक्वल टू है 1 मोल, ठीक है, वो जो नंबर आपको पता है ना वो इक्वल टू होता है 1 मोल। तो क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट STP जो होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ये दिया हुआ है बुक में, और ये एप्लीकेशंस में भी यूज होने वाला है और आपका न्यूमेरिकल्स में भी यूज होने वाला है, इसको याद कर लो। जैसे ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 होता है, राइट, और बहुत जगह पे 10 यूज किया जाता है, वैसे ही
एसटीपी पे आपका वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। ये 22.4 लीटर दिया होगा या आपको दिया होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं मेजरमेंट में। ठीक है, यहां पे 22.4 लीटर मैंने लिखा है, या बहुत सारे बुक्स में वो क्या रहते हैं 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, सॉरी, हाँ, डेसीमीटर होते हैं। सेकंड वाला क्या है? वेपर डेंसिटी। यहां पे लिखा हुआ, रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी जो होती है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टू, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टू। ठीक है, मॉलिक्यूलर, पहले बात तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो चलिए एप्लीकेशन था तो मैं लिख दिया क्योंकि आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स वेपर डेंसिटी तो सबको पता है, डेप्थ होता है, और वेपर का डेप्थ यानी उससे सिंपल सा लैंग्वेज है। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है दोस्तों? मॉलिक्यूलर वेट क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अपॉन 2 से डिवाइड कर दोगे तो कोई भी एलिमेंट का, कोई भी गैस का आपको क्या मिल जाएगा? वेपर डेंसिटी मिल जाएगा। क्लियर 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 हो गया। तो ये दो एप्लीकेशंस थे। पहले क्या था आपका? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर, और सेकंड वाला क्या था? वेपर डेंसिटी जो होता है वो आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट देखो, वेपर डेंसिटी जो होता है आपका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया पूरा एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग वीडियोस बनाने का कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि शॉर्ट रहेगा तो आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ क्लियर हो गया, एक्सप्रेशन उसका क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल्स वाला जो क्या बोलेंगे, फॉर्मूला बोलेंगे, वो हम लोग समझ लिए, एप्लीकेशन एवोगाड्रो लॉ का देख लिए, एसटीपी का मतलब पता चल गया। 1 मोल आपको, आपका टास्क है कि बताना है 1 मोल में कितने, मतलब एक एवोगाड्रो नंबर है वो क्या है, कमेंट में बताना। और उसके साथ साथ आपका वेपर डेंसिटी जो होता है किसी भी गैस का या किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का, जो भी, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आता है कि मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर, और नहीं मतलब AUR वाला, नॉट OR वाला होगा। ठीक है, मॉइस्ट एयर यानी वो हवा जिसमें नमी हो, मॉइस्चर हो, और ड्राई एयर जो सूखा हवा हो, दोनों में हैवी कौन सा है? दोनों में हैवी कौन सा है? दोनों में भारी कौन सा है? मैं बोल रहा हूं फिर से, आपका मॉइस्ट एयर एंड ड्राई एयर, विच वन, ये क्वेश्चन है आपका, विच वन इज हेवियर? बताइए, मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में दोनों में कौन सा एयर हेवी रहता है, यानी कि भारी रहता है? ठीक है, सोचिए थोड़ा, बिना सोचे बहुत सारे बच्चे क्या जाएंगे भाई, बोलेंगे मॉइस्ट एयर, एयर में पानी है भाई, एयर में जब पानी है तो एयर भारी है, और ड्राई एयर सूखा है तो हल्का है, राइट? लेकिन ये चीज गलत हो जाती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ड्राई एयर बोलेंगे, लेकिन ड्राई एयर आंसर आपका गलत है। ठीक है, आंसर सॉरी, ड्राई एयर नहीं बोलेंगे, मॉइस्ट एयर बोलेंगे। सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गया। मॉइस्ट एयर बोले, मतलब यहाँ पे देखिए, मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में पूछा गया था कि कौन सा भारी है, तो बहुत सारे बच्चे क्या जाएंगे? मॉइस्ट एयर यानी हवा में क्या है? नमी है, यानी पानी है, वेपर है, और यहाँ पे क्या, ये ड्राई एयर है, तो ये हल्का होगा और ये भारी होगा, राइट? तो सारे बच्चे कहाँ पे जाएंगे भाई? सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई सर मॉइस्ट एयर जो है ना वो भारी है, वो आपका आंसर है। लेकिन नहीं बच्चों, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, आपका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? कौन सा भारी है? मॉइस्ट एयर भारी है या ड्राई एयर भारी है? कौन सा भारी होगा? ड्राई एयर भारी होगा। ठीक है, तो नाम में नहीं जाना है। यहाँ पे पानी है तो क्या हुआ? यहाँ पे पानी है तो क्या हुआ?
ये जो है ना ड्राई एयर ये भारी है, और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ में हम लोग देखे वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी के थ्रू अभी मैं आप लोगों को ये कैलकुलेट करके बताऊंगा कि मैं जो बोल रहा था कि मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में आपका ड्राई एयर क्या है, हेवियर है यानी भारी है। कैसे भारी है वो चीज अभी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले एयर क्या होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत अलग अलग गैसेस उसके अंदर रहते हैं, राइट। तो मॉइस्ट एयर देखो यहां पे मॉइस्ट एयर, अब मान लीजिए सारे एलिमेंट्स के गैसेस के नाम हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एयर में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, और यहाँ पे ये एयर क्या है, मॉइस्ट है यानी पानी है उसके अंदर, H2O, ठीक है। ये तीन लेके चलते हैं अभी, ठीक है। और जो ड्राई एयर है इसमें तीन एलिमेंट होने चाहिए, मतलब इसमें तीन आपके यहाँ पे दो एलिमेंट हो गया, ये गैस हो गया और ये वाटर वेपर, सॉरी वाटर वेपर हो गया। यहाँ पे भी तीन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी तीन होना चाहिए एलिमेंट, दो गैस दो या जो भी दो, ये आप सेम रिपीट भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ड्राई एयर में मैं क्या लेता हूं, आपका नाइट्रोजन लेते हैं हम लोग प्लस O2 लेते हैं, और मान लीजिए फिर से नाइट्रोजन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, और ये एयर क्या था, मॉइस्ट था, तो इसके अंदर क्या है, वाटर वेपर है, राइट। लेकिन जो ड्राई एयर है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। आप चाहो तो ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 14, और दो एटम है यहाँ पे नाइट्रोजन का, तो क्या हो जाएगा 28, ठीक है 28। तो 28 वेपर डेंसिटी निकालना है, बाई 2 हो जाएगा नाइट्रोजन का, सिर्फ नाइट्रोजन का बात कर रहे हैं। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट जानना चाहिए, ठीक है। जिसको मॉलिक्यूलर वेट में डाउट होगा कमेंट में बताना, कमेंट में बताना। और ये प्रीवियस क्लासेस के टॉपिक है ना, तो हमको लगता है कि आप लोगों को आता होगा, नहीं भी आता होगा तो एक बार थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेना बुक से, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 28, और वेपर डेंसिटी मेरे को कैलकुलेट करना है इन तीनों का और इन तीनों का, ठीक है। जैसे वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे पता चल जाएगा कि विच वन इज हेवियर, ठीक है, विच वन इज हेवियर। तो आप लोग के लिए ये लग रहा होगा कि ये हेवियर होगा जैसे, लेकिन मैं पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मॉइस्ट एयर हेवी नहीं है, ये लाइट है कंपेयर्ड टू आपका ड्राई एयर, ठीक है। यानी ड्राई एयर क्या है, हेवी है। तो देखो ऑक्सीजन का क्या होएगा, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, बाई 2। H2O सबको पता है 18 होगा भाई, 18 होगा भाई यहाँ पे 18/2। कैसे 18 हो गया, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट है, ठीक है, दो एलिमेंट है तो 1 + 1, और ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया, 18 हो गया, बाई 2। वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करते हैं फर्दर, इसको फर्दर सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 16, और ये हो जाएगा आपका 9, और इन तीनों को ऐड करते हैं 14 और 16 हो जाएगा आपका 30, यानी ये 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी वेपर डेंसिटी आपका मॉइस्ट एयर का 39 आ गया, राइट। और आपका ड्राई एयर का देखो तो यहाँ पे 28/2 + 16 32 होगा, सॉरी 32 होगा अपॉन 2 प्लस 28/2, तो यहाँ पे 14 + 16 प्लस 14 16, और यहाँ पे आएगा आपका 14, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐड करो, ये हो गया 30, और ये हो गया 44। तो ध्यान से देखो दोस्तों, वेपर डेंसिटी जब हम लोग कैलकुलेट किए मॉइस्ट एयर का और ड्राई एयर का, तो वेपर डेंसिटी किसका ज्यादा आया, ड्राई एयर का वेपर डेंसिटी ज्यादा आया। यानी जिस एलिमेंट का, सॉरी नॉट एलिमेंट, जिसका वेपर डेंसिटी ज्यादा होगा वो हेवी होगा, जिसका वेपर डेंसिटी ज्यादा होगा वो उतना ही भारी होगा। क्लियर, क्लियर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपके ज्योग्राफी में भी क्लास 9 या 10 में 10 तो में हो ही, अभी आप लोग 9 में आया होगा कि वार्म एयर और कोल्ड एयर में कौन सा एयर भारी रहता है, विच वन इज हैवियर, राइट। तो उसका भी आंसर यहीं से होगा, ठीक है, उसका भी आंसर यहीं से होगा। तो इसको स्टेटमेंट में थोड़ा लिखने का है और बाद में ये आपको सॉल्व करके दिखाने का है, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका मॉइस्ट एयर एंड ड्राई एयर में विच वन इज हैवियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा कि मॉइस्ट नहीं होगा, ड्राई होगा ना, मैं लाइट लिखने जा रहा था। हम लोग क्या लिखेंगे, ड्राई एयर इज हेवियर, ठीक है, ड्राई एयर इज हेवियर। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि एवोगाड्रो नंबर क्या है, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या है। तब तक अपना माता पिता का सेवा करें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।